16 अक्टूबर 2022 को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुई थी, तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इसमें जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी, यानी कि एस मनी के द्वारा। सही जवाब क्या था इसका? ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो दोस्तों इसका आंसर था श्रीलंका और मालदीव, यानी कि विकल्प सी। कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी के बारे में पूछा गया था। इसका आंसर है मस्कट। मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी है। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? मतलब विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड एंड इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान। और दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये आपको पता ही होगा। सही जवाब था इसका 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? कौन सी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ये आइजोल है। आइजोल जो है यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, बाकी सब इसमें हैं, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बेसबॉल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज दोनों किताबें महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि के आकलन को ध्यान रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, देश के कुल वन क्षेत्र के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, यह है ग्रीन अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन था कि संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर था विकल्प ए, मणिपुर से संबंधित है संगाई महोत्सव। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 और इसके आगे जो प्रश्न हैं वो इसी पैरा पर आधारित है। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तो छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया है। जहाँ देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला न हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की किस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों के लालच में जनता उनको वोट दे ही देगी।
ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों। तो क्वेश्चन है कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? तो इसमें जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी। ठीक है, आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ये नेता इनके प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? तो 15 का जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन था कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। सही जवाब था स्वार्थ सिद्धि के लिए, पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में जाना। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी कि यहाँ पर 18 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हैं वो इसी पर आधारित है। क्वेश्चन पेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिएगा और इसके बाद जो आंसर है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखिए, और इसमें प्रश्न पूछा गया था, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही है, मतलब हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा। तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। फिर देखिए बाकी के जो प्रश्न हैं वो मैथ के प्रश्न हैं। इसके पहले एक प्रश्न और है जो कि इसी पैरा पर है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। तो विकल्प डी इसका करेक्ट है। 23 से 27 तक जो प्रश्न है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अब हम चलेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 43 पर, क्योंकि बीच में जो प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। और ये जो मैथ के प्रश्न हैं इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हम सभी प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या था, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है अहिंसा। विकल्प बी सही है इसका। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया था? सही जवाब इसमें है खिलजी वंश, ऑप्शन ए। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को किस प्रकार से कब्जे में लिया? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया था। विकल्प सी इसका सही है। हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। प्रश्न होगा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। और खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कब बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो मार्च 1919, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो सही जवाब इसका 6 था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी विकल्प सही होगा। किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन होगा, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर, ये गुरु शिखर है। विकल्प सी करेक्ट है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवन होती है उसको लू कहते हैं, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए भारत की मानक यामोत्तर रेखा
यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, तो विकल्प ए करेक्ट है। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? बेसिकली क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। 56 कहता है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो यह कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। ठीक है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए होगा इसका। उत्तर प्रदेश के पूछा गया है कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो यह सीतापुर में है, ऑप्शन सी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 पे। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड, यानी कि विकल्प सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की असफलता और विदेशी मुद्रा का संकट, ये सभी विकल्प बी करेक्ट है। हॉलमार्क जेवर पर होता है, या तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। प्रश्न है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है भाग 4 क में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? यह है संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, विकल्प ए। इसके बाद है कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? तो सफ़ेद नहीं होता है इसमें, ऑप्शन बी सही है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर है आर्गन। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सब जीएचजी के अंतर्गत ही आते हैं। वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि विकल्प ए सही है इसका। और कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक 72 और 73 दो विकल्प हैं यहाँ पर, तो हम चलते हैं किस पर? 75 पे चलते हैं। ठीक है, बाकी जो मैथ के प्रश्न हैं उसको हम अलग वीडियो में हल करेंगे। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से है 76, 77 देखिए हिंदी से है। धरेश का सही संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका मतलब हो जाएगा धराधीन ईस्ट होगा, मतलब विकल्प इसका सही है ऑप्शन सी। संस्कृत शब्द अली और अली का मतलब भौरा से होता है, अली का मतलब सखी से होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर, ऑप्शन सी। सन्यासी का विलोम पूछा गया है, यह गृहस्थ होगा। कोलू का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन ए। फिर ये मैथ का प्रश्न हो गया और बाकी इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाइए 87 पे। 87 फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो इसका जवाब बनेगा ससुर की बहन, विकल्प ए करेक्ट है। फिर आ जाइए 93 पे और 93 का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देखते हैं। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने किसके साथ, सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर बनेगा इसरो। इसका 93 का जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 94,
रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है। इसका जवाब ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर है? 95। सही जवाब इसका है ओडिशा, ऑप्शन डी। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, UAE और USA, यानी कि इसका जो विकल्प ए है वो सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो रामपुर में था, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है इसका। उत्तर प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में, ऑप्शन डी। और किस राज्य में दीमापुर में? दीमापुर कहाँ पर? असम में है, यानी कि इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। दीमापुर असम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। और ये है इसका अंतिम प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर है लोक प्रशासन, यानी कि विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार के जो जीएस के प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और सभी प्रश्नों को डिटेल में साथ ही साथ मैथ की पूरी व्याख्या के साथ एक अलग वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।